नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार में बाढ़ है और लोग इससे बेहाल हैं। आसमान से पानी की बारिश ने तो मुश्किलें खड़ी की हैं। वज्रपातों की बारिश से भी जनजीवन त्राहिमाम हो उठा है। ये प्राकृतिक आपदा भले ही लगे, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए लोग राहत के बिना आफत में हैं। प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें कहीं कहीं नाकामयाब भी होती दिख रही है। वजह कई सारी है। सोचिए, वज्रपात से बिहार में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। वज्रपात से इतनी बड़ी मौतों की संख्या क्या कहती है? अभी पिछले दिनों पटना में सचिवालय के पास वज्रपात हो गया था। गनीमत की कोई नुकसान तब नहीं हुआ था। आपको मालूम है कि वज्रपात से बचने के उपाय किए जा सकते हैं, जागरूकता फैलाई जा सकती है। बाढ़ को लेकर हेलीकॉप्टर वापस जा रहे हैं। अधिकारी और नेता ये तो सुरक्षित है, लेकिन जनता थोड़ी त्राहिमाम है। क्या करें, बताएंगे हमारे साथ जुड़े खास मेहमान और समझेंगे हम उनसे कि आखिर क्या हो ऐसी स्थिति में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इससे जुड़ी खबरें। बिहार में खराब मौसम का असर बाढ़ राहत और बचाव कार्य पर भी पड़ा है। दरभंगा में सेना ने राहत के पैकेट गिराए तो सीतामढ़ी में मौसम की खराबी के कारण हेलीकॉप्टर वापस करना पड़ा। बिहार में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सेना की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है। दरभंगा वायुसेना केंद्र से राहत पैकेट लेकर हेलीकॉप्टर ने सीतामढ़ी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तेज हवा के साथ बारिश भी आरंभ हो गई, जिसके कारण बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर को वापस लेना पड़ा। फिलहाल मौसम साफ होने तक एयर ड्रॉपिंग का काम रोक दिया गया है। उधर झमाझम हुई बारिश से सड़क पर जिंदगी गुजार रहे बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश का पूर्वानुमान कर लोगों को सचेत कर दिया था। अनुमान के मुताबिक हुई जोरदार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि मौसम की खराबी के चलते वायुसेना के ऑफिसर्स ने वाजिब समझा कि वापस लौटा जाए। कहाँ जाना था सर आप लोग? अभी सीतामढ़ी गए थे। बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों को संसाधन की कमियों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा में चारों तरफ बाढ़ के पानी की वजह से पशु चारे की भी किल्लत हो गई है। जितना भी भूसा पशुओं के लिए रखा गया तो वो सब पानी में बह गया। ऐसी परिस्थिति में पीड़ित खुद भूखे रहकर कई किलोमीटर तक अपनी जान जोखिम में डालकर चारे का इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने पशु चारे का इंतजाम कर दिया है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर अभी भी वो नहीं पहुंच पाया है। पशु विभाग भी सड़क मार्ग बंद होने के कारण नहीं पहुंच पा रहा है। जिलाधिकारी भी हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं कि एनडीआरएफ के सिवा हमारे पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। अररिया के कुरसा काटा प्रखंड के कार्यालय परिसर में बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे की राशि को लेकर हंगामा किया। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को समझाने के लिए खुद एसडीएम और एसडीपीओ को आना पड़ा, लेकिन गुस्साए लोगों ने एसडीएम और एसडीपीओ के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ग्रामीणों ने पदाधिकारियों पर कीचड़ और चप्पल फेंके। यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 4 से 5 घंटे तक चलता रहा, जिस वजह से प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। डीएम का कहना है कि सरकारी प्रावधान के मुताबिक ही बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे की राशि दी जाती है। वहीं स्थानीय प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत प्रतिनिधियों ने यह निर्णय लिया कि उन पंचायतों का दोबारा सर्वेक्षण कराया जाएगा जहां सीओ ने बाढ़ नहीं होने का रिपोर्ट किया था, और अगर ये लोग सही में बाढ़ से पीड़ित हुए तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग आए थे उनकी कुछ मांगे थी बाढ़ सहाय राशि के संबंध में। इसकी जानकारी मैंने उन्हें बताया कि जो सरकारी प्रावधान है कि 4 से 5 दिनों तक पानी घर में लगा हुआ रहे, आवागमन अवरुद्ध रहे, जनजीवन अस्त व्यस्त रहे, ऐसे लोगों को यह जो सहाय राशि देने का प्रावधान है। जो अनुशंसा गई है यहाँ से, अनुशंसा में इस बात का उल्लेख नहीं होने के कारण और प्रोसीडिंग कॉपी मुझे नहीं मिली थी। मैंने कहा इस पत्र के आलोक में पुनः समीक्षा कर लें हमारे जनप्रतिनिधि जो पंचायत अनुश्रवण समिति हैं, प्रखंड अनुश्रवण समिति हैं, और वो इस प्रकार की स्थिति पाते हैं तो इन बातों को उल्लेख करते हुए हमें प्रस्ताव दें, तदनुरूप हम आगे कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ करें। पहले तो आश्वासन था कि यहाँ बाढ़ किया जाएगा, बाढ़ पीड़ित
बाढ़ की घोषणा की जाएगी। अब पदाधिकारियों द्वारा, अंचल पदाधिकारी द्वारा मात्र 4 पंचायत का किया गया है, जबकि उनका सर्वे रिपोर्ट जो अंचल कर्मचारी के द्वारा दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि इस पूरे प्रखंड में 13 पंचायत में बाढ़ थी। उसके बावजूद भी अभी तक ये बाढ़ की घोषणा इस प्रखंड की नहीं की गई। समस्या यहीं पर है, समुचित तालमेल का सर्वथा अभाव नजर आता है। रिपोर्ट कुछ कहती है, आखिर में फाइलें कुछ और तैयार होती हैं और तस्वीर वर्तमान में ये नजर आती है। कुछ बाढ़ राहत की बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में बाढ़ प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए दरभंगा में अपने 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया है। जलग्रहण क्षेत्रों और नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य की कई अहम नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी के जल स्तर में वीरपुर बैराज के पास कमी आई है, लेकिन बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, अधवारा समूह की नदियां खिरोई और महानंदा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिन जगहों पर बांध टूटने की खबर आई थी, उनको ठीक करने का काम जारी है। मधुबनी के झंझारपुर के पास कमला बलान नदी के दाएं तटबंध को ठीक किया जा रहा है, जबकि कटिहार के काशीबाड़ी में भी बांध की मरम्मत की जा रही है। बिहार सरकार के अनुसार अब तक 6-6 हजार रुपए 4,91,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 298 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ित परिवारों को दिए गए हैं। बाढ़ से अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है। 77 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में कुल 81 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 76,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के खाने की व्यवस्था के लिए 712 सामुदायिक रसोई भी चलाई जा रही है। अब समझने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से, फिर कुछ हम आपको बयान भी सुनवाएंगे। हमारे से इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता अजित चौधरी, आपका बहुत स्वागत है। उपेंद्र प्रसाद, आप हम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी, विपक्ष के पास क्या क्या जानकारी है, कहां क्या चुनौतियां हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं सरकारी इंतजामात में, जहां तक राहत का सवाल है उनको देने का, जो बाढ़ से पीड़ित है? संजय जी, दरअसल सिर्फ बाढ़ से ही पीड़ित नहीं है। आधा बिहार बाढ़ से पीड़ित है और आधा बिहार सुखाड़ से पीड़ित है। चर्चा तो होना चाहिए था अकाल पर, जिसमें बाढ़ और सुखाड़ दोनों समस्या है इस बिहार में। यदि एक और उत्तरी बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम है, तो हमारे इलाके में सावन के महीना में भी धूल उड़ रहा है। दोनों जगह की समस्या है। और मैं आपको ये कह दूं कि जो भी राहत कार्य चल रहे हैं, निश्चित रूप से जितना चलनी चाहिए उतनी नहीं चल पा रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी ये जो समस्या है, कोई आज की समस्या नहीं है, यह अस्थायी समस्या है बिहार का। ये बिहार के लिए अभिशाप है और बिहार के अपने कारणों से समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कारणों से समस्या है, पड़ोसी देश के कारण ये समस्या है। और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। राज्य सरकार चाहे जिसकी भी हो, राज्य सरकार जो भी आधारभूत संरचना आम जनता के लिए तैयार करती है, एक बार आता है सारा ध्वस्त हो जाता है। उपेंद्र जी, क्या है ना, और उसको सुधारने की जिम्मेवारी राज्य को हो जाती है। उपेंद्र जी, तो राज्य तो इसी में लगा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए। ठीक है। और ये बाढ़ की अस्थायी निदान के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करनी चाहिए। और जितना भी बिहार को नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार। अरे उपेंद्र प्रसाद जी, मेरी बात तो सुनिए ना, मैं आप ही से रूबरू हूं, आप ही से प्रश्न करना चाह रहा हूं। आपने जितनी बातें कही, अच्छी बातें हैं वो। आज हमारा टॉपिक ही राहत है। अब राहत कैसे मिले उन पीड़ितों को, उसमें कहां कहां अच्छी बातें हैं और कहां कमियां हो रही है, कहां चूक हो रही है, हम उस पर आपसे राय जानना चाहते हैं। केंद्र सरकार क्या करे, राज्य सरकार ने कहां कमियां छोड़ी, नतीजा क्या है, वो हम सब जान रहे हैं। राहत जो अभी फौरी तौर पर जो मिलनी है लोगों को, पीड़ितों को, जिनको की आवश्यकताएं हैं जिनके लिए, वहां पर सरकार कितना कामयाब हो रही है और वहां कहां जाकर सरकार नाकाम साबित दिख रही है विपक्ष को, इस बारे में कोई जानकारी है
तो वो बताइए। संजय जी अभी तक जी अभी तो तत्काल संजय जी पैसा देने की बात दूर है, अभी जो उसको मूलभूत जो चाहिए, खाने का समस्या है उसके पास, स्वास्थ्य की समस्या है उसके पास, और जानवरों के साथ भी यही बात है। अभी सीधे चौपट सामान के रूप में उसको मुहैया होनी चाहिए, चाहे हवाई मार्ग से हो, सड़क मार्ग से हो, चाहे जिस मार्ग से भी हो, और उनको रहने का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए अल्पकालिक। अभी जो पैसा चल रहा है कि 6,000 दिया जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, वो मार्केटिंग कहां करेगा? संपर्क तो सारा समाप्त हो चुका है, पैसा लेकर वो क्या करेगा? इसलिए अभी तो उसको चाहिए कि खाने का समस्या से निदान उनको होनी चाहिए, सरकार रेडीमेड सारी चीज को उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य की समस्या भी उनके पास है, जो बाढ़ आई है उससे बहुत सारी महामारी पैदा होने का डर है या हो रहा है, उसके बीच में काम करने की जरूरत है। लेकिन यहां पर है कि सर में दर्द है और पैर के दर्द का इलाज हो रहा है। अभी पैसा देने का क्या मतलब है? पैसा तो तब मिले जब आधारभूत संरचना जब उसको बनाना हो, घर दह गया है और हुआ है और मिले, लेकिन अभी तत्काल उसको खाने पीने और स्वास्थ्य के चिंता करनी चाहिए, और हवाई मार्ग या सड़क मार्ग से सबको जितनी जरूरत है जानी चाहिए। उपेंद्र जी, एक तो बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है परिचर्चा में, तो आपसे विपक्ष की भाषा सुनने की आदत रही नहीं, और अब जब आप बोल रहे हैं तो भी बड़े सॉफ्ट वे में बोल रहे हैं। हमें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे कि हम विपक्षी नेता से इस वक्त सवाल कर रहे हैं, हमें भी अपने आप को समझाना पड़ता है। जब तक मान लीजिए आप कब तक जेडीयू में थे तो आपकी भाषा तो ऐसी थी कि सरकार सब कुछ कर रही है। विपक्ष में नहीं बांटना चाहिए, मानवता के आधार पर ही इसमें डिस्कशन होनी चाहिए। काश ये हर वक्त याद रहे। खैर, डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, प्रशासन भी कोशिश में लगा हुआ है, और डायरेक्टली हम खारिज नहीं करना चाहेंगे, किसी के प्रयास को कमतर नहीं आंकेंगे। एक तो आसमानी आफत भी जारी है इस बीच, और वज्रपात की वजह से और जो तेज हवाएं चल रही है उत्तर बिहार में, उससे राहत पहुंचाने में दिक्कतें भी आ रही है। लेकिन कुछ एक तस्वीर थोड़ी परेशान इसलिए करती है कि जब आप बाढ़ राहत को लेकर आप उसमें भी आपने कुछ को हटा दिया और कुछ को सेलेक्ट कर लिया, मसलन अररिया की बात जो कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, और भी कई जगहों की ऐसी खबरें आ रही है, तो लोगों में आक्रोश बढ़ता है। तो ये पहले से ही एक ठीक ठाक होमवर्क होना चाहिए था, तब जबकि आप बांटने को पहुंच गए हैं और वहां पर लोग आक्रोशित हो रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं फेल्योर नजर आ रहा है इस मामले में सरकार की उस व्यवस्था का। तो क्या कहेंगे इस पर आप? आपके दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो राहत पर है कि क्या राहत उन लोगों तक पहुंच पा रहा है जिन लोगों को उसकी जरूरत है, और एक प्रश्न है आपका वज्रपात पर कि आखिर जो इतने लोग मर रहे हैं वज्रपात की वजह से, सरकार उसके लिए क्या तैयारी की है या अवेयरनेस का प्रोग्राम क्या चला है। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, जो पहला प्रश्न है आपका, कि ठीक बात है कि अगर आपके अधिकारियों ने सर्वे किया और सर्वे में अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम भी बाढ़ से ग्रसित हैं, राहत हम तक भी पहुंचनी चाहिए, हमें क्यों अलग किया जा रहा है और कुछ पंचायतों को सिलेक्ट करके वहां तक राहत पहुंचाई जा रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें भी राहत मिलनी चाहिए। हमें ये कह के कि हम बाढ़ से पीड़ित नहीं है या हम प्रभावित नहीं है, हमें दरकिनार किया जा रहा है, तो थोड़ा इसकी सरकार को, ठीक है आपके चैनल के माध्यम से ही अगर ये बात जा रही है तो एक बार इसकी सर्वे करवा लेनी चाहिए कि क्या वास्तव में वो नीडी लोग हैं, वास्तव में वो सफरर लोग हैं जिनको कि बाढ़ राहत की जो भी साधन है, चूड़ा है या दवाइयां हैं या जो भी है, क्या उन तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी प्रमुख बात, कुछ अच्छी तस्वीरें भी मैं देख रहा हूं जिसकी सराहना भी हम लोगों को करनी चाहिए। कल मैंने देखा कि मोतिहारी में एक प्रेग्नेंट लेडी फंसी हुई थी बाढ़ में, और कोई उसको अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता नहीं था जाकर के वो डिलीवरी की प्रक्रिया को वो संपन्न कर सके,
और उस गांव में एनडीआरएफ की टीम जाती है, बजाते उसको अपने ये बोट पर लेता है लोग और सुरक्षित प्रसव करा करके और फिर उस बच्चे को और मां को घर तक सुरक्षित छोड़ देता है। मैं मानता हूं कि मानवीयता का ऐसी कई तस्वीर, डॉक्टर साहब, इसकी चर्चा भी हम लोगों को, डॉक्टर साहब, ऐसी कई तस्वीर पॉजिटिव इन दिनों चल रही है और हम लोग चला भी रहे हैं जी। और ऐसे तमाम कार्यों को हम सराह भी रहे हैं और प्रमुखता से चला ही नहीं रहे हैं, प्रमुखता से चला रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त भी जो भी पहल हो रही है, जिन्होंने भी पहल की है, उनके काम को जरूर नमस्कार करना चाहिए। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है, समाज की ओर से भी हो रही है तस्वीर और प्रशासन की ओर से भी, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें कहां आ रही है? क्योंकि 77 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और इतनी बड़ी आबादी को बहुत सिंक्रोनाइज करके सिस्टमेटिक वे में सब जगह एक समय में सब चीज पहुंचे, उसमें चैलेंजेस बहुत हैं। तो सरकार का सिस्टम कहीं न कहीं इसके लिए तैयार नहीं था क्या पहले? नहीं, हो सकता है कि सरकार का सिस्टम न भी तैयार हो। कल की बात मैं बता रहा हूं, हेलीकॉप्टर से एक जगह राहत शिविर भेजा गया, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी और मौसम इतना खराब था कि वो हेलीकॉप्टर पर राहत के सारे सामान थे और उसके बावजूद वो हेलीकॉप्टर कहीं लैंड नहीं कर सकता था, उसको वापस आने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। सीतामढ़ी की खबर थी, अभी दिखाई की स्थिति है, कभी कभी ज्योग्राफी, कभी जो आप जी सीतामढ़ी की खबर थी जी। तो कभी जो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें सरकार, समाज और जो अच्छे लोग हैं, जो मानवीय पक्ष से जुड़े हुए होते हैं, वह चाह करके भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन उसके साथ भी मैं ये कहूंगा कि क्या सरकार के जो सिस्टम है, क्या सरकार का सिस्टम सारे नीडी लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इनकी तैयारी, मैंने देखा था परसों नीतीश कुमार जी का आया था कि चाहे हेलीकॉप्टर की ही मदद क्यों लेनी पड़े, हम हर जगह राहत शिविर पहुंचाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, जहां हेलीकॉप्टर की जरूरत है हेलीकॉप्टर से पहुंचाइए, लेकिन जहां सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से या और साधनों से, बोट से अगर आप राहत पहुंचा सकते हैं, तो कई जगह की तस्वीर मैं देख रहा हूं जहां राहत नहीं पहुंच पाया है। लोग दवाइयों के लिए खड़ा होकर के कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमारे मवेशी बीमार हैं और अभी तक हमारे पास दवाइयां नहीं पहुंची है। और मैं तो मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने जब इस खबरें को चलाई, उसके बाद मैंने देखा कि बोट पर लोग दवाई लेकर के वहां गए और उस गांव के लोगों को जो बीमार थे उनके बीच में दवाइयां बांटी गई। मैं कहता हूं कि मीडिया को संज्ञान न लेना पड़े, सरकार का सिस्टम उस गांव तक पहुंचे। खैर वो तो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसी आपदा के लिए तो होती है कि जब आपदा आती है तो आप हमें हमारी मदद करें। खैर अजीत जी, दरअसल मैं सबसे आखिर में आपके पास जानबूझ के आया क्योंकि मामला संवेदनशील है और सबका अपना अपना एक इनपुट आपके पास आना भी चाहिए ताकि आप समग्रता में जवाब दे सके। कहां कहां जाकर कमियां दिख रही हैं? देखिए, अच्छी बातें जो है वो सामने हैं, अच्छी बातें जो है, जो व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं, वो हमने पूरा आंकड़े भी गिनाए हैं, कहां कहां कितने शिविर आप लोगों ने लगाए हैं, लेकिन बहुत सारी परेशान करने वाली तस्वीर भी आ रही है। तो और तेजी लाने की आवश्यकता तो है। देखिए संजय जी, मुझे लगता है कि आपने जो आंकड़े दिखाए हैं वो आपने बिल्कुल ही सही आंकड़ा दिखाया है। जब शुरू में जब बाढ़ आई थी, चारों तरफ बाढ़ से लगभग 12 जिले बिहार के प्रभावित हो गए, तो उस समय थोड़ी ज्यादा लोगों में घबराहट थी। सरकार पूरी तरह से तैयार थी उन बाढ़ से निपटने के लिए, क्योंकि जो बिहार के उत्तर बिहार में जो बाढ़ आती है, यह कोई पहली बार नहीं आ रही है बाढ़, ये बाढ़ लगातार ये बिहार के लिए अभिशाप है। जैसा अभी हमारे मित्र उपेंद्र जी बता रहे थे कि एक तरफ नॉर्थ बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है, तो दक्षिण बिहार सुखाड़ से प्रभावित होता है। लेकिन बिहार सरकार दोनों ही स्थिति में इससे निपटने के लिए बिल्कुल ही पूरी तरह से तैयार रहती है। जितने भी बाढ़ प्रभावित जिले हैं, जो भी 12 जिले हैं, पहले ही से बाढ़ की पूरी तरह से लोग तैयारी हो जाती है। जो एसडीआरएफ की टीम होती है, जो एनडीआरएफ की टीम होती है, वो सभी जिलों में ऑलरेडी पहले से स्थापित होती है कि अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो तत्काल पटना से जाने की जरूरत ना पड़े
वो उन्हीं जिलों से उन जगहों तक पहुंचा जाए और तत्काल लोगों को राहत पहुंचाया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लगभग 80 लाख लोग इससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, लेकिन उस तरह की जो हताहत की जो खबर है, बिल्कुल कोई हताहत की खबर नहीं है। लगभग 812 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो सड़कों पे हैं, घर के आसपास हैं, उनको लगता है कि हम यहां चले जाएंगे तो कहीं कोई दूसरा आ जाए, कोई घर में ना घुस जाए, कोई लेकर ना कुछ चला जाए, तो वहीं पे वो चाहते हैं। तो वहीं आसपास पे ही सामुदायिक किचन वैसे लोगों के लिए सरकार चला रही है। ऐसे 812 सामुदायिक किचन चल रहे हैं। उसी प्रकार से जो शुरुआती समय में आप देखेंगे करीब 300 से 200 के आसपास राहत शिविर चल रहे थे, जहां लोग बिल्कुल रह रहे थे, उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही थी सरकार के तरफ से। अब वो घट करके 54 आ गई है। तो जब पूरी तरह से लोग जो हैं उससे सहमत हैं, कहीं उनको कोई घबराहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत तो कमियां हो ही जाती है। आपने अगर कोई व्यवस्था किया और अचानक बड़ी अगर संख्या आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। घर परिवार में ही अगर शादी ब्याह का होता है तो उसी में अगर अचानक आपके 500 लोग एक ही बार अगर आ जाएंगे, 1000 लोग एक ही बार आ जाएंगे, तो आपको संभालने में दिक्कत हो जाएगी। अजीत जी, आपको कुछ राहत शिविरों में क्या लोगों का कहना है, जरा वो भी सुनवाए तो एक बार वो भी सुन लीजिए, फिर हम आपको चर्चा में शामिल करते हैं। नहीं, मैं बताता हूं क्या है दिक्कत। मैं आपके पास आऊंगा सर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों को लेकर क्या कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का, जरा वो भी सुन लेते हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि कहीं कुछ राहत कार्य नहीं है, लोग भगवान भरोसे हैं, लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे हैं, और आप वो कहीं शरण लिए हुए हैं जहां दवा भोजन दोनों के अभाव में लोग मर रहे हैं। खास करके जो पैसा जो खाता वाला सिस्टम है, उस खाता वाला सिस्टम में अब उस 50 में से किसी को भी हटा देता है, लोगों में आक्रोश होता है। खाना में गड़बड़ी है, खाना में सबसे बड़ा गड़बड़ी यह है तो दाल में पानी ही पानी है, सब्जी प्रॉपर नहीं है, सब्जी में केवल आलू दिया जाता है। तो ये सब चीजों पर हम मांग करते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और सब चीज को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से सब पर मॉनिटरिंग होना चाहिए। उत्तरी बिहार के अंदर हमारा कटिहार जिला भी काफी प्रभावित है, और जितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हम लोग किया है, तो भोजन पानी के साथ साथ 6000 रुपया उसके अकाउंट में डालने का काम चल रहा है। और गड़बड़ी की कहीं सूचना नहीं मिली है। गड़बड़ी की जहां सूचना मिलेगी तो गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी दोनों जगह गया हूँ, और दोनों जगह मैं बाढ़ क्षेत्र में गया हूँ। वहाँ रिलीफ का काम जितना बेहतरीन ढंग से चल रहा है, हम समझते हैं कि आज तक के इतिहास में इतना बढ़िया ढंग से नहीं चल रहा था, और चल रहा है। और उसमें कोई कमी कहीं से भी नजर आती है तो तुरंत उस पर अधिकारी दौड़ते हैं, हम लोग उसको संज्ञान में लेते हैं। विपक्ष के मुताबिक अब आरजेडी तो कुछ एक्सट्रीम पे बयान दे गए आरजेडी के नेता कि कहीं राहत कार्य नहीं चल रहे। खैर ऐसा भी नहीं है, कमियां हैं पर ऐसा भी नहीं है। बिहार में बाढ़ के साथ आसमानी बिजली का कहर भी बरपा है। बारिश और वज्रपात से बिहार के अलग अलग इलाकों से 34 लोगों की मौत हो गई है। अकेले भागलपुर में ठनका और वज्रपात से शहर के अलग अलग इलाकों में 9 लोगों की जानें गई। जमुई में 8 लोगों की मौत हो गई है। औरंगाबाद में भी आसमानी बिजली गिरने से 7 और मोतिहारी में 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके अलावा कटिहार, मुंगेर, रोहतास में एक मौत हुई है और नालंदा जिले में 2 लोगों की मौत की सूचना है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान बताया था। जमुई में अलग अलग जगह हुए वज्रपात पे 8 लोगों की मौत हुई और 4 जख्मी हो गए। मृतकों में 1 महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। वज्रपात से 2 मवेशी की भी जान चली गई। मृतकों और घायलों को देखने पहुंचे एसडीओ लखींद्र पासवान ने कहा कि मृतक के परिजन को आपदा की ओर से जो राशि है उसे तुरंत दिया जाएगा। औरंगाबाद में आसमानी बिजली के कहर से 7 लोगों की मौत हुई। पहली घटना गोह प्रखंड की है, जहां 3 अलग अलग घटनाओं में 1 महिला समेत कुल 4 लोगों की जानें गई। दूसरी घटना रफीगंज प्रखंड की है, जहां
यहां भी 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोग आसमानी कहर का शिकार हुए। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मुआवजा देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मधुबनी जिले के करियाही गांव के एक खेत में आसमान से पत्थर गिरने से इलाके में थोड़ा कौतूहल बन गया। पत्थर का वजन 15 किलो बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यह पत्थर फिलहाल जब्त कर लिया है और जांच के लिए भेज दिया गया है। दरअसल खेत में कुछ किसान काम कर रहे थे, तभी आसमान से तेज आवाज के साथ एक पत्थर आकर गिरा। जहां पत्थर गिरा वहां करीब 4 फीट का गड्ढा भी बन गया। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि जब पत्थर गिरा तब गर्म था। पत्थर में लौह के अयस्क भी मिले हैं और चुंबक पास लाने पर पत्थर से चुंबक इसमें चिपक जाता है। इस पत्थर को मुख्यमंत्री ने भी देखा है। इसे पटना के संग्रहालय में रखा जाएगा। तो ये वज्रपात एक अलग से कहर बन के आ रहा है। अजीत जी, ऐसे में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में समय समय पर ठनका गिरता है, वज्रपात गिरता है, तो कंट्रोल करने के लिए जो यंत्र होते हैं वो हमारे तमाम जगहों पर क्यों नहीं लगाए जाते हैं जो ठनका प्रोन एरिया है? देखिए संजय जी, इससे पहले कि आपने जो बयान दिखाया, मैं उस पर एक अपना कमेंट दे देना चाहता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के भोला जी ने कहा कि पैसे ही लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जबकि उनको मैं बता दूं आपके माध्यम से कि अब तक जो है 6 लाख लोगों के खाते में सीधा बैंक पटना से ही पैसा जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ उसमें फंस गए सर? 300 करोड़ रुपया लोगों के खाते में। उसका जवाब हमें नहीं चाहिए, ऑलरेडी हम भी बता चुके हैं खबरों में। देख नहीं पाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि दाल में पानी ही पानी। हमारा सवाल का जवाब दीजिए ना सर। नहीं बताना चाहिए तो। अरे सर, हम बता चुके, खबर में बता चुके, आप अलग से क्या बताएंगे? जनता को गुमराह करने नहीं, जनता गुमराह तब न होगी जब खबर ऐसी नहीं हम बताएं। जी हम बता चुके हैं, उसको रिपीट ना करें क्योंकि समय की पाबंदी होती है। हमें ये बताएं कि बिहार में वज्रपात यदि होता हो, जान माल का नुकसान नहीं हो, तो उन सारे इलाकों में अलग अलग जगहों पर वो संयंत्र क्यों नहीं लगाए जाते हैं? जो आप कह रहे हैं वज्रपात के मामले में, आपदा प्रबंधन विभाग का जो है इन सभी चीजों के लिए 2010 में एसओपी बना था और उस गाइडलाइन के तहत सभी जगह प्रचार प्रसार कराया जाता है। लोगों को कैसे उसको वज्रपात से बच सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। यंत्र भी कुछ जगहों पर लगे हैं और उससे बचने के लिए सारी चीजों को लोगों तक है जानकारी। मैं आ रहा हूं आप लोग पास। ऐसी ये चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं कि अच्छे लोग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं और सरकार की व्यवस्था है कि अगर ऐसे लोग प्रभावित होते हैं उनके खाते में सीधा 3 लाख रुपया दिया जाता है। अरे सर, जान तो गई ना, 3 लाख तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उपेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करें। मुझे डॉक्टर संजय कुमार समझना है ठनका संयंत्र को लेकर। बिल्कुल सहानुभूति है। ठीक, उपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं संजय जी, एक सामान्य तौर पर जितना भी राज्य सरकार को एक फैसला करनी चाहिए कि जितना भी डबल फ्लोर का मकान बनता है उसमें तड़ी चालक लगाना आवश्यक कर दिया जाए। और जगह जगह पर जैसा आप कह रहे हैं कि जहां जहां इस ढंग की घटनाएं ज्यादा घटती हैं जिस इलाके में, टावर बनानी चाहिए। सब टावर पर तड़ी चालक फिट हो ताकि जो भी बिजली आसमान से गिरने की घटनाएं हैं वो कम हो जाए। इंसानी नुकसान या जानवरों की नुकसान कम से कम हो। तो जरूर इस पर काम करना पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो यही है सर, मैं समझ गया, जो वृक्षों का जो बेतहाशा कटाई हुआ उस अनुपात में वृक्षारोपण हुआ नहीं। सबसे बड़ा कारण यही है। तो बहुत सारे कारण और भी दिखेंगे सर। खैर, वर्षापात की जगह पर वज्रपात होगा। जी डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ये सारी बातें हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, 2019 में आकर याद आ रहा है और हम लोग तो लगातार कहते ही है लेकिन कोई संज्ञान में लोग लेते नहीं है इस तरह की बातें। तो फिर जब त्वरित चालक ही नहीं है तो आसमान से जो आफत बरसेगा वो तो आपकी जान लेगा ही साहब। अब कुदरत की कृपा हो जाए तो आप बच जाएंगे, नहीं तो फिर तो आप पर कहर बरफ ही रहा है। नहीं, तड़ित चालक को मान लिया कि शहर में जो मकान होंगे वहां तड़ित चालक होंगे जो थंडर स्टॉर्म से बचा देगा।
गांव में जो खेतों में किसान और मजदूर काम कर रहे हैं वहां तो कोई मकान नहीं, वहां कहां तड़ी चालक लगाएंगे, उसके लिए भी प्रिकॉशन है। और मैं अखबारों में इश्तेहार इधर नहीं देख रहा हूं कि दोपहर में, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं, दोपहर में सबसे ज्यादा थंडर स्टॉर्म जो है वो गिरने की संभावना होती है, जो अभी तक सर्वे किया गया है। क्या थोड़ा प्रिकॉशन के तौर पर कहा जाए कि दोपहर में आप थोड़ा बच करके रहिए, किसी पेड़ के नजदीक आप शरण मत लीजिए, आप जो है कोई ऊंची हाई बिल्डिंग है वहां पर नहीं लीजिए, क्योंकि जैसे ही वहां इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्लाउड के बीच में तो हमारा जो अर्थ है वो अर्थिंग का काम करने लगता है, और सीधे जब वो खींचता है तो कैसे अब थंडर स्टॉर्म से बचेंगे, इसकी ट्रेनिंग जिला वाइज प्रखंड वाइज कराने की जरूरत है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की जरूरत है। दूसरी बात कि जो हमारा प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में थंडर स्टॉर्म का हताहत कम लोग होते थे, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो हवा जो गर्म होकर के, ठीक बताया उपेंद्र जी, मैं सहमत हूं इनसे कि पेड़ों की कटाई की वजह से जमीन को अपने नंगा कर दिया। अब ये जो गर्म हवा है वो गर्म हवा तो ऊपर उठ रही है और वही टकरा टकरा करके वो जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो थंडर स्टॉर्म हो रहा है उसी विभीषिका को लोग, चाहे औरंगाबाद के लोग झेल रहे हो, चाहे सीतामढ़ी के लोग झेल रहे हो, चाहे अररिया के लोग झेल रहे हो। तो सरकार को प्लांटेशन कराना होगा, साथ ही अवेयरनेस का प्रोग्राम कि आपको कैसे बचना है। तड़ित चालक भी एक उपाय है कि हर घर में तड़ित चालक हो, ताकि जब वो आए तो कॉपर वाला वो जो है उसको नीचे लेके चला जाए। लेकिन जहां पर बड़े मकान नहीं है, जहां खेतों में किसान काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, वो कैसे बचेंगे जब एकाएक जब वो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और उसकी वजह से ठनका गिरेगा और लोगों की मौत होगी। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए अखबार में मैंने कोई इश्तेहार नहीं देखा कि बचाव कैसे हो, कैसे लोग अपने को बचाएं। टीवी में देखा है क्या आपने? नहीं, आप दूसरी चीज, एक चीज और टीवी बात को समाप्त, डॉक्टर संजय कुमार, टीवी में देखा है क्या आपने विज्ञापन ऐसा? बिहार सरकार की संजय जी लगातार अखबारों में डॉक्टर साहब देती रहती है। आप सिर्फ बार बार अखबार में कह रहे हैं, टेलीविजन में भी नहीं चला है ये अवेयरनेस कार्यक्रम? चीजों से नहीं, टेलीविजन में भी आता है। टेलीविजन में हम लोग नहीं देख पाते हो सर, हम लोग नहीं देख रहे हैं। मैं बिहार सरकार का इन पैनल फिल्म प्रोड्यूसर हूं सर। वो अच्छी बात है, आप फिल्म प्रोड्यूस कीजिए, लेकिन अभी तक तो नहीं चला है सर। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है लगता है, रिलीज करवाइए ना। मैं संजय जी, आप ही के कई लोग हैं जो जाते हैं सूचना जनसंपर्क विभाग में। मैं बता रहा हूं कि एक बार नहीं अनेकों बार सर इस वक्त चलवाइए ना। चले हैं सर, मैं क्या कह रहा हूं, लगातार कोई चीजें तो नहीं चलती। नहीं, इस वक्त चलवाइए। इस मौसम में क्यों नहीं चलवाते आप? जाड़े के मौसम में चलवाएंगे जब ठंडा नहीं गिरेगा। नहीं, मौसम में भी चलती है, बाज़ाब्ता मौसम में चलती है। अभी की मुझे तो ऐसे समय की पाबंदी है, बस हमारा सुझाव है, बाकी तो आप ज्यादा समझदार है। गर्मी के आने हम लोग अभी की ही बात कर रहे हैं, अभी हम लोग नहीं देख पा रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अजीत जी बहुत धन्यवाद। समय नहीं है, माफी चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आसमानी आफत तो आई है, आगे भी आएगी, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। बाढ़ राहत को लेकर प्रशासन अलर्ट जरूर है, कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन उन कोशिशों में कई तरह के लूप होल्स की भी खबर आ रही है। तो कृपया सरकार इस पर भी ध्यान दे, क्योंकि पहले से ही वो पीड़ित हैं, और जब पीड़ित को और पीड़ित वो महसूस करेंगे तो उनका गुस्सा फूटता है, और उनकी उन भावनाओं का कदर करते हुए उसको थोड़ा सा और कंट्रोल करने की जरूरत है। रही बात वज्रपात से बचने के उपाय, तो हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको सुझाव देते रहते हैं कैसे आप बचें। सरकार इस पर भी जरा गौर करे।